हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्राइम जॉब अपडेट्स। इस वीडियो का मेरा टॉपिक रहेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ किए हैं। तो बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी रहेंगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब ले चलता हूँ मैं आपको इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये जैसे पोस्ट आ गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइज़ किए हैं। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन रहेगा ये DR-04/2021 30 सितंबर 21 को ये नोटिफिकेशन निकला है। इसमें मैं सीधा ले चलता हूँ आपको। मोड ऑफ़ एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म जो है आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना होगा www.fssai.gov.in पे। उसके बाद कैंडिडेट आर नॉट टू फॉरवर्ड हार्ड कापीज़ ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टू FSSAI। इसमें आपको कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपको हार्ड कापी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये फॉर्म आपका 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 7 नवंबर। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर जो आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन मतलब आपकी 7 नवंबर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब इसमें अपेयरिंग वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। 7 नवंबर तक जो कैंडिडेट अपनी जो भी इसमें डिग्री या जो भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी कंप्लीट कर लेता है वो इसमें एलिजिबल रहेगा। उसके बाद जैसे इनके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेज 1 की या फिर जो इसकी जो टेंटेटिव डेट आएगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में अपडेट की जाएगी। आपको रेगुलर वेबसाइट पे टच में रहना है या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपने कनेक्टेड रहना है, हम वहाँ भी अपडेट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने बताया द अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू मेक एनी चेंज इन दिस डेट्स। इसमें इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो FSSAI वाले जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है वो इस नोटिफिकेशन में कभी भी डेट्स में कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो ये इन्होंने बताया आगे हेल्प फैसिलिटी, जैसे किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है या उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, फ़ी की कोई प्रॉब्लम आती है या एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम भी कुछ इन्हें हेल्प चाहिए होगी तो इनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर भी मेल डाल सकते हैं, जो कि ये रहेगी FSSAI helpdesk2021@gmail.com। और उसमें ये है कि जो भी आप मेल डालोगे उसमें आपने ये मेंशन करना है क्लियरली FSSAI-DR-04/2021 और अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये आपने सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा। उसके बाद जैसे डिटेल ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट की जो बात करते हैं, पोस्ट जैसे इनने ये जो डिटेल्स दी हुई हैं उसके अलावा इनने ये लिखा है कि पोस्ट को कभी भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो FSSAI वेबसाइट पे उसका जो भी अगर कुछ ये अपडेट करते हैं तो पब्लिश कर दिया जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं हम, जैसे ये फूड एनालिस्ट की पोस्ट है। फूड एनालिस्ट की पोस्ट है, इसमें पे लेवल रहेगा 10 जो कि काफ़ी अच्छा पे लेवल आ जाता है। अपर एज लिमिट रहेगी 35। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एक पोस्ट रहेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स के लिए एक पोस्ट रहेगी, SC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक रहेगी, EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी एक पोस्ट रहेगी। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की बात कर लें, इसका पे लेवल रहेगा 7। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 30 ईयर्स रहनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 125। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इसमें कर लेते हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50 पोस्ट, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 33 पोस्ट, SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 19 पोस्ट, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 पोस्ट और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 13 पोस्ट रहेंगी। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें पे लेवल इसका भी 7 रहेगा। टोटल एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 37, जनरल कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात कर लें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 7। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो ये आ जाएंगी 4 पोस्ट। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 2। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1। एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1। असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन, इसमें आपकी आ जाएंगी पे लेवल रहेगा इसका 7। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस, इसका भी पे लेवल रहेगा 7। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 30। अपर एज लिमिट की बात करें तो वो रहेगी 30। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 2। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1, एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1। असिस्टेंट की बात कर लें तो इसका पे लेवल रहेगा 6। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 30। टोटल नंबर ऑफ अपर एज लिमिट की बात करें वो रहेगी 30। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 33। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 30, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 9, एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 6, एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं, इसमें इसका भी पे लेवल रहेगा 6। उसके बाद अपर एज लिमिट रहेगी 30। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1 और ये जो पोस्ट रहेगी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगी। पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लें, इसका भी पे लेवल 6। उसके बाद अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 19। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10, ओबीसी के लिए 4, एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2, एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रहेगी। आईटी असिस्टेंट का पे लेवल भी रहेगा 6। अपर एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट रहेंगी 2, ओबीसी के लिए पोस्ट रहेगी 1। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा 4। एज लिमिट की बात करें तो 25 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो ये इसमें पोस्ट रहेंगी 3। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी 233 और ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इन सब में एक पोस्ट जो रहेगी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी। उसके बाद ये जैसे इन्होंने कैटेगरी वाइज एब्रीवेशंस दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अब इनकी फ़ी डिटेल्स पे। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 1000, इंटीमेशन चार्जेस रहेंगे 500, टोटल आपकी फ़ी हो जाएगी 1500। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो फ्री ऑफ कास्ट रहेगी और इंटीमेशन चार्जेस आपको 500 पे करने होंगे और उसके बाद जो आपके बैंक चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो आपके अलग से रहेंगे। उसके बाद जैसे इन्होंने नोट में मेंशन किया कि एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फ़ी जो भी होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और सेकंड नोट में इन्होंने दिया कि जो आप एक बार फ़ी पे कर देंगे वो आपको किसी भी सर्कमस्टांसिस में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। उसके बाद नोट थर्ड में इन्होंने दिया कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहे तो उसे हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म अलग से रजिस्टर करके अलग से फ़ी पे करनी होगी। इसके बाद मैं ले चलता हूँ इसकी आपकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में। जैसे जो फूड एनालिस्ट की पोस्ट है इसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों होंगे। इसमें वेटेज रिटन आपका 85 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जैसे टेक्निकल ऑफिसर, इनमें टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी और असिस्टेंट मैनेजर, इन सब में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज 1 और सीबीटी स्टेज 2, मतलब आपको 2 स्टेज में आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा।
आपका स्टेज 1 भी 50 मार्क्स का रहेगा और स्टेज 2 भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जैसे हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये इन सब में आपका एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ये 100 मार्क्स का रहेगा। और जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड और आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। इसके बाद जैसे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे इनने कुछ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो इनने पोस्ट रिज़र्व किए हैं या फिर किस किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं वो डिटेल्स इनने दी हुई हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पोस्ट के आगे अपनी जो पोस्ट उसके लिए सूटेबल रहेगी वो देख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एब्रीवेशंस आ गई इसमें, जैसे OA आ जाएगा 1 आर्म, OL 1 लेग, BL both legs but not arms। ये इसमें आप एब्रीवेशंस देख के इसके बाद रिलैक्सेशन जो एज लिमिट की रहेगी कैटेगरी वाइज उन्होंने दी हुई है। उसकी बात कर लें तो जैसे SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल रिलैक्सेशन रहेगी। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद हैंडीकैप कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स रहेगी। हैंडीकैप्ड SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15 साल और हैंडीकैप्ड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स रहेगी। एक्स सर्विसमैन जो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो एक्स सर्विसमैन की जो रिटायरमेंट के बाद 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। विडोज, डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ये इनके लिए 35 ईयर्स। और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स जो विडोज या डाइवोर्स्ड होंगे ये इनके लिए 40 ईयर्स की अपर एज लिमिट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें तो जैसे फूड एनालिस्ट की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डिग्री इन वेटनरी साइंसेज फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ और इज़ एन एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया। इसमें जैसे इनने ये डिग्रीज मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी ये होनी चाहिए। उसके बाद जैसे एंड हैज़ एटलीस्ट 3 ईयर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फूड एनालिस्ट बाय बोर्ड अपॉइंटेड एंड नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। उसके बाद जैसे इसमें ग्रेजुएट एप्टीट्यूड गेट और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक आपका गेट या CSIR का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद जैसे नेमा पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर, इसमें भी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपका PG डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी, आपका 1 साल का डिप्लोमा फूड सेफ्टी का या फूड साइंस का या फूड प्रोसेसिंग का या फिर क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर और डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और डेयरी साइंस और बेकरी साइंस और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका BE टेक होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, या फिर आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, या फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर आपकी बैचलर डिग्री नॉट लेस दैन 4 ईयर्स ड्यूरेशन। 4 ईयर ड्यूरेशन से कम की आपकी बैचलर डिग्री नहीं होनी चाहिए इन या तो मेडिसिन में या फिर वेटनरी साइंसेज और फिशरीज और एनिमल साइंसेज में। उसके बाद जैसे आ जाएगी नेक्स्ट जो पोस्ट आ जाएगी नेमा पोस्ट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी साइंस या फिर आपकी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नेमा पोस्ट असिस्टेंट, इसमें आपकी बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और जैसे ये ऊपर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है इसमें भी आपका गेट या CSIR नेट आपका होना चाहिए।
उसके बाद जैसे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है, इसमें 12th स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी। आपकी या तो इंग्लिश में हिंदी में डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या फिर इंग्लिश और उसके साथ हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर उसके बाद ये थर्ड इनने रखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपकी किसी और सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होती है तो आपका हिंदी या इंग्लिश जो है आपका मीडियम ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, आपका हिंदी मीडियम होना चाहिए और इंग्लिश आपका एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद या फिर इन नेक्स्ट जो बताया मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट। जैसे अगर किसी और सब्जेक्ट में होती है तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, तो हिंदी आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जैसे इन्हें नेक्स्ट दिया है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। और साथ में इनने एक और चीज़ मांगी है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जैसे नेम ऑफ पोस्ट आ जाएगा पर्सनल असिस्टेंट, इसमें आपकी बैचलर डिग्री ग्रेजुएट आप होने चाहिए। शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए मिनिमम। और उसके बाद आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको एक कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी आपको अपने जो फॉर्म के साथ आपको चाहिए होगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी की बात कर लें तो इसमें बीटेक या एमटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और एमसी और बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड। या तो आपकी रेलिवेंट फील्ड में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपने एमसीए की होनी चाहिए। दूसरा इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम आपका 3 साल का इसी फील्ड का होना चाहिए। उसके बाद ये आईटी असिस्टेंट की पोस्ट आ जाएगी, इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें एजुकेशन जो है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट आपकी कोई भी किसी भी आपकी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, उसके साथ आपका पीजी डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपका 1 साल का कम से कम कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने बीसीए की होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लें तो इसमें आपकी पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा इसमें पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सोशल वर्क और साइकोलॉजी और लेबर एंड सोशल वेलफेयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। और आपका अगर आप लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री लगाते हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर लें तो इनने एग्जामिनेशन सेंटर फॉर सीबीटी लिस्ट ऑफ टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर फॉर सीबीटी, इनने टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट बनाई है ये 103 एग्ज़ाम सेंटर्स की है। जैसे हमारे यहाँ हमारी यूटीएफ जे&के में आपको जम्मू में ये सेंटर मिल जाएगा, और उसके बाद जैसे आपको यहाँ यूटीएफ जे&के में आपका जम्मू में एग्ज़ाम सेंटर बन सकता है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर फॉर सीबीटी जो स्टेज 2 है इसके लिए आपके 24 एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे, ये भी यूटीएफ जे&के में आपको एग्ज़ाम सेंटर जम्मू मिल जाएगा। ये जे&के से जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये। उसके बाद जैसे सिलेबस की बात करें तो इन्होंने सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। ये पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी रहेगी www.fssai.gov.in।
वीडियो काम कर लगे तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।